सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। 2 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू उठाने को तैयार नहीं। बेशर्मी, ढिठाई, बल्कि बेगैरती और द्रोहगोई की इंतहा देखिए कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी धड़ल्ले से दुनिया में यह कहता फिर रहा है कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। थोड़ी सी भी अगर शर्म है तो मोदी सरकार इन सवालात के जवाब देगी। कश्मीर में इतने दिनों से खुराक की रसद बंद है, फाकों से अमवात होने लगी हैं, यह है नॉर्मल कश्मीर। मकबूजा वादी में मरीज अद्वियात ना मिलने से मौत के मुंह में जा रहे हैं, यह है नॉर्मल कश्मीर। इंटरनेशनल मीडिया हो या फिर आलमी इमदादी इदारे, किसी को कश्मीर में दाखिले की इजाजत नहीं। ज़राए इब्लाग पर भी मुकम्मल पाबंदी है। क्या यह है नॉर्मल कश्मीर? कश्मीरियों पर जुल्म की वजह से अब बरतानिया की लेबर पार्टी ने भारत के मुंह पर कालक मल दी है। पार्टी की सालाना कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर मुत्तफिका करारदाद मंजूर कर ली गई। अरकान का कहना है कि वादी की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। करारदाद मंजूर होने पर आग बगोला होकर भारतीय मिशन ने लेबर पार्टी के सालाना डिनर में शिरकत मनसूख कर दी है। इन हालात में सब नजरें वज़ीर आज़म इमरान खान के कल जनरल असम्बली खिताब पर लगी हैं। क्या यह खिताब तारीख रकम करेगा? इसी पर सबसे पहले बात करेंगे। असद खरल साहब मेरे साथ हैं और आज भी बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं बेनामी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से सबूत के साथ। बस थोड़ा सा इंतज़ार करें और बाबर डोगर साहब से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं आज की अहम डेवलपमेंट्स क्या रही। असद खरल साहब, मैंने तकरीबन 14 साल ज़िंदगी के सहाफ़त में गुजार दिए और इससे पहले भी अगर तारीख़ बहुत कम पढ़ी, लेकिन मुझे याद नहीं आता आलमी मीडिया हो, आलमी फोरम्स हों, किसी भी सतह पर कश्मीर 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 ये बात मैंने इतने तवातुर से मुसलसल हर सतह पर मैंने नहीं देखा कि कभी हुई हो अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर। आज की अगर मुलाकातें आप देख लें इमरान खान साहब की, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, इससे पहले जितने भी इदारे के बोर्ड के लोग हों उनसे मुलाकात हो, वज़ीर ख़ारजा रूस के हो उनसे मुलाकात हो, ह्यूमन राइट्स वॉच के डायरेक्टर से मुलाकात हो, जिस सतह पर भी जिससे भी मिल रहे हैं कश्मीर की बात करें। हत्ता कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे वो मोदी के साथ बैठे हों और उनसे पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने की बात हो रही हो तो वो भी कहते हैं जी कश्मीर का मामला दोनों को मिलकर हल करना चाहिए। फिर आज वो कश्मीर की बात करते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप भी इतनी इन्वेस्टमेंट के बावजूद, वो बाबर साहब को सही तरह याद है, मुझे तो सही याद भी नहीं रहता, 1.4 लाख करोड़ रुपया लगाने के बावजूद, 10 खरब रुपया, तो वो लगाने के बावजूद ये अगर हालात है तो इसका मतलब है कि बात में अगर इखलास हो, तसलसल हो, मेहनत हो, लगन हो और एक आपके अंदर जज्बा हो, आप पीछे न हटें, मायूसी ना हो, तो असर होता है खरल साहब। असर वो जिस तरह कहते तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। इस हवाले से कम अज़ कम जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ में, और जब से ये मसला कश्मीर 72 साल से लोग वहाँ पे जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मेरा ख्याल है जितने मुख्तर अरसे में और जिस शिद्दत और तवातर से और मतलब यानी कश्मीरियों के हक़ में, मुसलमानों के हक़ में, पाकिस्तान के हक़ में मोदी जो भारतीय वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, भारत एक बहुत बड़ा जो मुल्क है पाकिस्तान से कई लिहाज से, उसके ख़िलाफ़ हर फोरम पे आज बिल गेट्स भी आपको पता है जिस तरह मिले हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो बानी हैं जी। और फिर इमरान खान साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया है, मेरा ख्याल है उसामा साहब जिस तरह आपने भी बात की है ना, पहली बात तो ये है कि आज तक पाकिस्तान का कोई हुक्मरान इस तरह अपना मुकदमा पेश नहीं कर सका। कम अज कम ये तो अब मानना पड़ेगा। 100 इख्तिलाफ इमरान खान से हम मईशत पर आपको पता है प्रोग्राम तरकीब करते हैं, लेकिन सफीर का उन्होंने कहा था कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा। मैं कहता हूं 100 में से 100% बात दुरुस्त हुई है कि वाकई उन्होंने सफीर बनकर दिखाया। हद अदा किया। छोटा वर्ड है उसामा साहब,
यहां तो डोजियर नहीं पहुंचते थे कुलभूषण तक के, वो रुक जाते थे। यहां तो बदकिस्मती थी, हमारे वजीर आजम के जो बयानात थे, उनके जो क्लिप्स थे, वो इंडिया अपने डिफेंस के लिए जो मेड इन पाकिस्तान के दावेदार थे नवाज शरीफ साहब, उनको हमारा दुश्मन, असली दुश्मन भारत, वो अपने डिफेंस के लिए और अपने बयानिया की सपोर्ट के लिए वो कभी डॉन लीग्स की शक्ल में आता था, वज़ीर आज़म हाउस से निकलता था, कभी वो मुंबई अटैक्स के हवाले से कहते थे कि हमारे लोग हैं, कुलभूषण जाधव के हवाले से आपने देखा जो इंटरनेशनल कोर्ट्स में गया। अपनी बात मुकम्मल करें, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, कल 10 जुमले बोले, कल 10 जुमले बाबर डोगर साहब ने बोले कि ऊफा में क्या हुआ, कश्मीर का मामला उठाया गया, मैंने कहा नहीं। इस तरह के उन्होंने 10 जुमले कहे और हर दफा मुझे नहीं का लफ्ज कहना पड़ा, वो सच यही था। यानी मैं परेशान हो गया कि बाबर साहब बोलते चले गए और किसी एक जुमले में मेरे पास हाँ का जवाब नहीं था कि माजी की हुकूमतों का यह हाल था और आज पता नहीं क्या मुंह लेकर। थोड़ा सा डॉक्टर सामा साहब, उफा एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और पहली इंटरनेशनल मीटिंग थी नवाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की, और उसका एक मुश्तरका 5 पॉइंट का अलामिया आया। वो अलामिया वही था, वो डोजियर वही था जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया और मियां साहब से सिग्नेचर। मैं आपको बता रहा हूँ इनसाइड कहानी डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत दें, वो कौन डोजियर तैयार करता था, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो डाउन लीग्स आई हैं, वो जो मौसूफ हैं, उनकी पहले मैंने स्टोरी नहीं कभी देखी ना, बाद में बहुत थोड़ी है, चांद एक स्टोरी है। सुन, इदारे के हवाले से मैं बात, किरदार के हवाले से बात कर रहा हूँ, जिनके लिए वो साफी अगर होते तो हमारे लिए कभी वहां पे मुल्तान एयरपोर्ट में जिस तरह गए और खास वक्त में इंटरव्यू हुआ, उनके इंडिया के अंदर जो दौरों की तफसील है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान से इंडिया का, मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, मैंने अप्लाई किया मुंबई कमीशन के लिए जाने का, तो इंडिया ने जो मुझे वीजा नहीं दिया, तो मैं कहा ये अमन की आशा तमाशा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आप जो है आप नहीं जा सकते, आप जो है आपकी क्लियरेंस नहीं है। मैं कहा मैं कुछ दहशत कर दूं? कहते नहीं, आप पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हैं। पैट्रियोटिक पाकिस्तानी होना ये बिनिया बीन प्रधानी, में ये नहीं कह रहा कि ये सर्टिफिकेट है, बिनिया बीन जो प्रधान था उनका सेक्रेटरी था, मैं वहां पे गया, उन्होंने हल्दीराम की मिठाई तो मुझे घर में भेज दी, उनको घर का एड्रेस भी आ गया, मेरा पासपोर्ट हाई कमीशन इस्लामाबाद में जब्त कर लिया गया। पता नहीं क्या कॉन्स्पिरेसी खेलना चाहते थे, ये मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूं, इंडियन हाई कमीशन को मुतवज्जो करके, ठीक है, और फिर बड़ी मुश्किल से पासपोर्ट रिट्रीव किया। मैं कहता हूं नई कहानी ना बना ले, मुझे बात थोड़ी सी फर्क क्या है, इमरान खान साहब बात कर नहीं रहे, वो बात मनवा भी रहे हैं, बात समझा भी रहे हैं, उनकी जबान में, उनके लहजे में, और उनसे भी ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया उनके हम पल्ला इंटरनेशनल मीडिया हो गया, वेस्टर्न मीडिया उनके हम पल्ला हो गया है, पूरी दुनिया की लीडरशिप उनके। उमर अली की तंजीम में इमरान साहब खान से जो बयानिया ना सिर्फ पेश किया है, बल्कि दुनिया ने वो बयानिया मानना शुरू कर दिया है। अब देखिए 1 खरब की बात कर रहे हैं, लगाने के बावजूद वो इंतहाई नाकाम रहा है हर हवाले से। अच्छा बाबर साहब, ये बताएं कि एक तरफ सफीर हक अदा कर दिया है, देखिए लाख इख्तलाफ हो, आपको पता है, आप इतनी बात करते हैं इमरान खान की हुकूमत की नाकामियों की, हम भी करते हैं खासतौर पर मीशत के हवाले से, अगर सफ़ीर का जो उन्होंने कहा था ये तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने जिस तरह बात की है, और आर्मी चीफ का बयान, ये कश्मीर हमारी रूह का हिस्सा है, कश्मीरी बहन भाइयों को कभी मायूस नहीं करेंगे, ये उन्होंने नौजवानों से खिताब किया, कश्मीरी नौजवानों से। तो ये नजर आ रहा है कि सारी लीडरशिप, हर पाकिस्तानी के जज्बात क्या हैं और उसमें इखलास इतना है, उस जज्बे में पाकीज़गी है, वो दीन पर मबनी है, इंसानियत पर मबनी है, कि उससे असरात तो हो रहे हैं। देखिए सफीर का मतलब ये नहीं कि हमने जाकर बंदूक, लेकिन सिफारत का मतलब ये कि अपनी बात पहुंचाए, वो बात पहुंच रही है। और उसका जवाब देखें कि काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस पर वो जो थिंक टैंक था, उस पर इमरान खान साहब ने जिस तरह जबरदस्त सवालों के जवाब दिए, भारतीय फिर वहां से एहलकार को आना पड़ा कि जनाब मैं भी जवाब देता हूं। तो इसका उनको टेंशन तो है कि ये आलमी फोरम को कितनी जबरदस्त तरीके से, कितने जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया है पाकिस्तान ने अपनी बात पहुंचाने के लिए, एक बयानिया दिया है। और अब भारत डिफेंस में सबसे अहम चीज है, आप देखिए गूगल पर डोनाल्ड ट्रंप के बाद सबसे ज्यादा जो सर्च किया जा रहा है नाम, वो इमरान खान का है। मोदी जो कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसका नाम 5वें नंबर पर है। तो ये उनकी सफारती कोशिशों की वजह से है कि हर दुनिया का हर बंदा
इमरान खान को गूगल पर सर्च कर रहा है, इमरान खान के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। और सबसे अहम चीज़ है उसामा साहब, मैंने पिछले 50 साल में पाकिस्तान की 50 साल हिस्ट्री में पिछले 30 साल से जिस तरह से मैं खुद एक्टिवली जो अखबारात को पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, कश्मीर का केस इतना एग्रेसिवली पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी टेकअप नहीं किया गया। मीडिया में और पॉजिटिवली आप देखें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल का एडिटोरियल बोर्ड है, न्यूयॉर्क का एडिटोरियल बोर्ड है, वहां पर इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके सामने कश्मीर के जो उसके सारे इशू को प्लीड किया जा रहा है। यही वजह है कि आज यूएनओ में सबसे ज्यादा जो चीज डिस्कस हो रही है वो कश्मीर का इशू है। मैं आपको एक बात बताऊं कि पहले माजी में ही होता रहा कि अमेरिकी सदर के मुंह पे कश्मीर का नाम आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि अमेरिकी सदर ने कश्मीर का नाम ले लिया है। आप देखिए कि पिछले एक हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप को 5 दफा कश्मीर के हवाले से स्टेटमेंट दे चुके हैं। उनका अपना मीडिया उनकी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में उनसे कश्मीर के हवाले से सवाल पूछ रहा है और वो ये कह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूं कि ये मसला हल हो जाए। भारत कहता है ही नहीं कोई मसला, हमारा हिस्सा है, उस पर कोई बात नहीं। दुनिया में भारत की आवाज नहीं सुन रहा, ये कहानी खत्म हो गई। अगर सिर्फ आप गूगल सर्च करें कश्मीर, जम्मू कश्मीर की वैली में चले जाए सैटेलाइट गूगल के जरिए, तो आपको नजर आएगा कि वहां पर गलियां बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई हैं, वहां पर कोई मूवमेंट नहीं है, वहां जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप गूगल सैटेलाइट आपको दिखा रहा है कि कश्मीर में कश्मीरियों की क्या हालत है, किस तरह से वहां पर सड़कें वीरान है, किस तरह से कश्मीर वीरान है, किस तरह से लोग घरों पर मजबूर हैं, किस तरह से सड़कें खाली पड़ी हुई हैं। तो उसामा साहब ये चीज तो दुनिया को नजर आ रही है। भारत की बेशर्मी और ढिठाई और बेगैरती तो देखिए ना, उसमें कोई इत्मीनान नहीं कर रहा, मोदी पे कोई इत्मीनान नहीं कर रहा, मीडिया पे तो हो गया है, दुनिया की ढिठाई आप इस चीज से देख लें। उसामा साहब सारी चीज सामने आ रही है जी। लेकिन आप यूएनओ में मैं ईरानियन प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट है उनकी जो स्पीच आई है, मैंने वो सारी स्पीच सुनी। ठीक है, उनके इश्यूज हैं, उन्होंने अफगानिस्तान की बात की, उन्होंने यमन की बात की कि वहाँ पर तहरीक आज़ादी जो है वो जन्म ले रही है, उसके बाद उन्होंने शाम की बात, सीरिया की बात की। अगर वो उसके साथ साथ कश्मीर की भी बात कर लेते तो क्या ये अच्छा होता। तो इस हवाले से खान साहब को मायूसी तो हुई है, उन्होंने कहा भी है कि मुझे मायूसी है कि दुनिया का जो रिएक्शन है वो जिन से बात कर रहे हैं वो मानते हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि कश्मीर में कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, भारत जुल्म कर रहा है। लेकिन यूएनओ के प्लेटफॉर्म पर तैयब अर्दगान जैसे दिलेर और बहादुर बहुत कम है जो ओपनली इस चीज को इस बात को उठा रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से क्या बात थोड़ी सी उसी मौजू में बात अगले सवाल में कर लें, मेरी गुजारिश सुन लें। अब एक और बात कि एक तो इजलास अभी जब बात करें तब हो रहा है, इमरान खान साहब भी हैं उसमें और महातीर मोहम्मद जो मलेशिया के वज़ीर आज़म हैं, उन दोनों गुर्बत के खात्मे के लिए। अब मलेशिया एक बड़ा अहम मुल्क है, इस्लामी मुल्क, पाकिस्तान और तुर्की तीनों ने मिलकर यह फैसला किया है कि एक इंटरनेशनल लेवल का अंग्रेजी चैनल लाया जाएगा जो इस्लाम का दिफा इस तरह से करे, जो इस्लामोफोबिया, जो नफरत इस्लाम के खिलाफ फैलाई जा रही है उसका दिफा करना है। अब ये अभी भी उस फोरम पर जब इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। इस तरह की कॉन्फ्रेंस पहले जाते थे वो सेल्फियां और पूरा खानदान जा रहा है और मजे कर रहा है, पता नहीं कोई ट्रिप पर गए हुए हैं, ये रोजाना कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है इस्लाम के खिलाफ में। और साथ इमरान खान में जनाब आपको पता है यहाँ नामूस रिसालत की बात हो रही है जी, उसके लिए आजादी मार्च और पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। किसी को तौफीक हुई जाकर कहा कि हमारे दिल में बसते सरकार दो अलैहि वसल्लम, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते उनके खिलाफ कोई बात करे, और ये बात मैं उठाऊंगा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में, और ये बातें करना और ये इस्लाम के दिफा के लिए एक चैनल लेकर आना जिसकी बड़ी जरूरत थी। यहाँ हमने अपने दिफा के लिए पैसे खर्च करते देखा है, साफियों को पैसे देते ट्रिप करवाते देखा है, कभी किसी को इस्लाम का मुसलमानों का ख्याल आया? खरल साहब मुख्तसर, क्योंकि ब्रेक का फिर उसामा साहब बात यह है कि चैनल तो आएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इमरान खान साहब ने उनकी धुलाई कर दी है ना, आप एक चैनल की बात कर रहे हैं जो 3 मुल्क मिलकर कर रहे हैं। इमरान खान साहब का जो बयानिया जिस तरह इस्लाम के बारे में, जिस तरह कश्मीर की मजलूमियत के बारे में, मोदी की दरिंदगी के बारे में, पूरी दुनिया के चैनल जो है वो इस पे चीख के मोदी का असल चेहरा भी दिखा रहे हैं। इस्लाम के हवाले से जो बेटर इमेज है, पॉजिटिव इमेज है, उसके हवाले से भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और कश्मीर का इशू हाईलाइट, और साथ ही कंपैरिजन छोटा सा, अरबों रुपए लगा के ताइफे वहां बड़े बड़े झूले ले जाके
साफियों पे खर्च करके पूरे खानदान के अफराद आ गए, 3-3 जनरेशन, और एक पर्ची नहीं पड़ी जाती थी। वहां पे नवाज शरीफ साहब वापसी पे लंदन के ट्रिप, अरबों रुपए के दौरे, साफी, बाकी लिफाफे, अरबों रुपए का स्टेट के ऊपर एक चक्कर, और रिजल्ट सुन ले, रिजल्ट सज्जन जिंदाल मोदी के दिए हुए स्क्रिप्ट की वजह से वो बयानिया वहां पे इंडिया का और पैसा पाकिस्तान का अरबों रुपया बर्बाद होता था, जिनके घरों में और मरी में मीटिंग्स होती थी। आप कह रहे थे नवाज शरीफ से, उनको तो स्क्रिप्ट भी उधर से आता था। इमरान खान ने साबित कर दिया कि फर्क जरूर है, कहता ना फर्क जो नजर आता है, साफ है। अच्छा बाबर साहब, बाबर डॉक्टर साहब, इस टाइप की वो बात है। अभी देखिए हमने आपने तैयब उर्दुवान की बात की, वहां पर कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें उन्होंने बात की जिस तरह ये इस्लामी टीवी की, और साथ उन्होंने बात की कश्मीर की भी। इसी तरह मलेशिया के साथ एक कॉन्फ्रेंस हो रही है बड़ी अहम, और गुर्बत के खात्मे के लिए, और उनको कह रहे हैं कि बदगुमानी की वजह से मईशत तबाह होती है, मईशत को हमने बेहतर करना है, गुर्बत का खात्मा मईशत में बेहतरी लाकर हो सकता है। महातीर का भी ख्याल है, इमरान खान साहब का भी, और इमरान खान आपको पता है बहुत स्टडी करते रहे हैं सियासत में आने के बाद, और उससे पहले भी महातीर मोहम्मद को किस तरह बदला मलेशिया को। आइडियल है, वो खुद भी कहते रहे कि महातीर जो है वो इनसे फर्क पड़ा है। ये इमेज देखे क्या दुनिया में जा रहा है, क्या ताल्लुकात बन रहे हैं। आज से पहले मुझे नहीं याद आता कि इस तरह की हमने कॉन्फ्रेंस देखी हो इन अहम ममालिक के साथ। वो फैमिली जा रही है, फैमिली के साथ मिल रहे हैं, हार गायब हो रहे हैं, सलाम जदगान के लिए हार होते थे वो गायब हो जाते थे। साहब 3 बड़े लीडर जो है ना खुल के सामने आए हैं। मुस्लिम दुनिया के 3 बड़े लीडर्स ने अपना लोहा मनवाया है, एक तैयब अर्दगान, महातीर और इमरान खान। इस यूएनओ की कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखें तो इन तीनों ने एक लीड रोल प्ले किया है। उसमें एक चीज उसमें नंबर 1, 2, 3 नहीं है, तीनों बड़े लीडर हैं। हम इसको ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते। ये जो टीवी की बात कर रहे हैं ना, ये ब्रेन चाइल्ड था तैयब अर्दगान का। उन्होंने इससे पहले TRT एक बहुत बड़ा चैनल लाने की कोशिश की, उसके पाकिस्तान में भी उन्होंने उसका बड़ा सेटअप बना रहे थे, लेकिन वो उस तरह से मटेरियलाइज कुछ वजूहात की वजह से नहीं हो सका। उसके बाद मलेशियन और पाकिस्तान को मिलाकर अब ये वो दोबारा एक अल जजीरा टाइप एक बड़ा चैनल जो कि मुसलमानों की सोच की रिफ्लेक्शन करे, मुसलमानों का असल इमेज, इस्लाम का असल इमेज जो है वो यूरोप को पहुंचाए, ये एक उसके पीछे ऑब्जेक्टिव था। तो ये जो ट्रैक है, ये मैं आप कुछ अर्सा पहले भी हमने इस पे डिस्कस की, जब मैंने कहा था कि महातीर जब तुर्की के दौरे पर गए थे, उन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया था कि 3 ममालिक जो है अगर वो इकट्ठे हो जाएं तो OIC की हमें जरूरत नहीं है। हम वेस्ट का जो ऑनस्लॉट है, जो वेस्ट इस्लाम के हवाले से नफरत अंगेज मवाद दे रहा है, उसका हम मुकाबला कर सकते हैं। और वो 3 उन्होंने जो तीसरे मुल्क का नाम लिया था वो पाकिस्तान था। तो ये चीज तो मानने वाली है कि अगर हमारी इकोनॉमी का थोड़ा सा इशू ना हो तो ये बड़े मुसलमान मुल्क जो मलेशिया या तुर्की जो बड़ी तेजी से आगे आए हैं और बड़ा उनका नाम है, बड़ी इकोनॉमीज है, वो पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करते हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, पाकिस्तान की आवाज जो है वेस्ट में सुनी जाती है। इतने 52 इस्लामी मुल्कों में उन्होंने पाकिस्तान का इंतखाब किया, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है, पाकिस्तान की बात सुनी जाती है, पाकिस्तान को वेस्ट अहमियत देता है। तो ये एक अच्छी चीज है। मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर ये चीजें आती हैं, टीवी लेके आते हैं और एक इस तरह वेस्ट का प्रोपेगेंडे का मुकाबला भी किया जाता है और इनके दरमियान आपस में कॉपरेशन भी होता है। इकोनॉमी तुर्की G20 का हिस्सा है, मलेशिया की इकोनॉमी जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर पाकिस्तान इनके साथ मिलकर ट्रेड भी बढ़ाता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा और वेस्ट पर एक ग्रुप बनेगा और इंडिया और वेस्ट इन दोनों पर एक प्रेशर मेंटेन होगा कि 3 बड़े इस्लामी मुल्क जब एक प्लेटफॉर्म पर एक आवाज के साथ बात करेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट सारी दुनिया में जाएगा। कश्मीर की भी आवाज उसमें आएगी, इसलिए कि देखें तुर्की इस वक्त पहली दफा तारीख में हुआ है कि अमेरिका के बाद 2 मुल्कों ने तो आपको ओपनली सपोर्ट किया है, सही मलेशिया ने या तुर्की ने, बिल्कुल बाकी तो कोई उस तरह से ओपनली सामने आया ही नहीं है। यही बात आप ये देखेंगे ये ममालिक तगड़े ममालिक है, मजबूत है, मजबूत है। वो इंडिया अमेरिकी मीडिया के बाद पहली दफा तारीख में हुआ है कि तुर्की का मीडिया जो है वो छाया हुआ दुनिया सबसे ज्यादा देखा जाने वाला जो टेलीविजन है और अगर मीडिया है अमेरिका के बाद। आप एक और ट्रेंड देख लें ट्विटर पर,
वो है पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। ये तैयब उर्दवान को भी सलाम, याद महातीर है। मोहम्मद को भी सलाम है। ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कोट लखपत जेल में क्या होता रहा आज और वहां पर क्या फैसले लिए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। आज भी कोट लखपत जेल में मुलाकात का दिन था और बाबर डोगर साहब क्योंकि अंदर की खबरें निकाल लाते हैं और रिपोर्ट्स इनके पास आ जाती हैं, क्या क्या वहाँ पर पेश किया गया, अंदर क्या बातें हुई। तो बाबर साहब आज क्या हुआ है? कोई नई हिदायत शहबाज शरीफ को कि भाई ठीक हो जाओ, सही तरह मौलाना साहब का साथ दो, तुम ठीक काम नहीं कर रहे, कुछ इस किस्म के पैगाम दिए गए हैं? क्या हुआ है? उसामा साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनसे तो कहा गया कि मौलाना के साथ मुलाकात करें और मामला जल्दी से सेटल करें, जो आज़ादी मार्च है उसके हवाले से उस चीज़ों को एक्सपीडाइट करें। इसके साथ साथ पाकिस्तान के एक बड़े टॉप के बिजनेसमैन हैं, वो मियाँ साहब से जेल में मिले हैं। उससे पहले वो इमरान खान साहब से भी मिले थे, फिर मियाँ साहब से मिले, फिर मियाँ साहब के बाद मिलने के 2 दिन के बाद वो फिर इमरान खान से मिले हैं। और वो जो बिजनेसमैन है वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कोई मामला जो है वो किसी न किसी तौर पर सेटल हो जाएं, कोई डील फाइनलाइज हो जाए और खान साहब जो बार बार कह रहे हैं एनआरओ नहीं दूंगा, इससे पीछे हट जाएं। एक तो बैकग्राउंड में ये चीज़ चल रही है कि वो बिजनेसमैन जो है वो इमरान खान और मियाँ साहब के दरमियान मैसेजिंग का रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरी तरफ खान साहब पर प्रेशर बढ़ाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान पर भरपूर फंडिंग की जा रही है और इमरान जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका पूरा प्रेशर है शहबाज शरीफ पर कि फजलुर रहमान के साथ हर सूरत में निकलना है और जाना है और वहाँ जाकर धरना देना है ताकि प्रेशर जो है वो कंटिन्यू किया जाए और दूसरी तरफ निगोसिएशन जो है वो भी जारी रखी जाए। तो मियाँ साहब भरपूर ट्राई कर रहे हैं कि आने वाले अक्टूबर नवंबर में ये गवर्नमेंट गिराने की बात नहीं है। मियाँ साहब सिर्फ ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से उनको कोई ढील मिले और डील मिले और इस चक्कर में वो यहाँ से निकल जाएं। ये पूरी एफर्ट हो रही है और इससे पहले कुछ रिश्तेदार थे वो एफर्ट करते रहे हैं, उनको नाकामी हुई। अब एक बिजनेसमैन जो हैं जिनको काफ़ी पीटीआई के अंदर से भी सपोर्ट हासिल है और मियाँ साहब के वो बहुत करीब हैं, खल साहब भी उनको जानते हैं, वो जेल में मियाँ साहब से मिले हैं, 2 दफ़ा वो इमरान खान साहब से इस हवाले से मिल चुके हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ साहब के लिए कोई वे आउट निकाला जाए। अच्छा, ये सर अंदर की स्टोरी है। ये तो बड़ी खबर आपने दे दी है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन मियाँ साहब का क्या होगा? वो तो नजरियाती हैं, वो तो नून लीग कहती है कि वो तो खुद वो नजर आती है सर। अच्छा, खरल साहब आप इस पर कमेंट करना चाहें? नहीं तो हम खरल कहानी की तरफ। मेरा खरल कहानी के इतने कच्चे चट्टे हैं कि डोगर साहब को भी शायद और बाकी क्योंकि नाज़रीन तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जी वो वसीम अकरम प्लस वो प्लस से प्लस होते चले जा रहे हैं, कुछ 4-5 उनके साथ और प्लस हो गए हैं कुछ। खरल साहब गैंग ऑफ 5 और 2 गैंग ऑफ 5 पंजाब के अंदर जो है नमूदार हो गए हैं। बुज़दार साहब की उडारी और तब्दीली सरकार और पंजाब किस तरह बाड़ी पड़ रही है और साथ ही महंगा मनी लॉन्ड्रिंग केस जरा जरदारी साहब की सरपरस्ती में अनवर मजीद वाला और उसके बाद शरीफ फैमिली का टीटी स्कैंडल आया था सामने। शरीफ फैमिली की तरह एक तीसरी पाकिस्तान की बड़ी जो फैमिली जिसने किस तरह कारोबार से सियासत में आके अरबों रुपए के किस तरह खांचे लगाए और उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएंगे और बेनामी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से मुल्क भर में बिल आकर जो इस हवाले से मैं कहता हूँ अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत के वो कानून बन गया और बड़े बड़े लोग जो हैं अब इस रडार के अंदर उसामा साहब ऐसी छलनी बन गई है कि अब चाहते हुए कोई बच नहीं सकता, तो वो भी आएंगे। मैं सिर्फ ये सुना देता हूँ बुज़दार साहब के हवाले से जो पंजाब के अंदर मैं कह रहा ना कि तब्दीली सरकार और पंजाब हुकूमत के ऊपर भी बुज़दार साहब की जो डारी भारी पड़ रही है। बुज़दार साहब के बेसिकली जो फ्रंट मैन है उसमें समीउल्लाह चौधरी साहब पेश उनमें जो मुबैना फ्रंट मैन है, तो बहुत सारी चीज़ें सामने रिकॉर्ड के साथ है। मैं लेकिन जस्ट मैं आपको टीज़र बताता हूँ, ये जो बता रहा हूँ इनके मेरे पास दस्तावेजी सबूत हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं और बेनिफिट ऑफ डाउट मैं ये दूंगा कि मैं भी बुज़दार साहब को पता ना हो कि ये लोग जो माल बना रहे हैं, ये जो ज़मीनें बना रहे हैं, जो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, इनके कागज़ उनको अगर चाहिए तो मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन उनको नहीं दूंगा। अच्छा, और इमरान खान साहब को दूंगा और उस वक्त दूंगा जब बुज़दार साहब साथ बैठे हैं और मुनाजरे का मैं चैलेंज भी दे रहा हूँ
कि बुज़दार साहब और इमरान खान के साथ जो मैं चीज़ें रखूँगा सामने, अगर मैं अपनी चीज़ों को साबित ना कर सका दस्तावेजी सबूत के दौरान, तो मैं वहाँ से इमरान खान साहब और बुज़दार साहब को पूरा हक हासिल है कि ये कहें कि झूठा बंदा है, बोतान तराज है, ये गलत बयानी करता है, और मैं खुद प्रोग्राम में भी एडमिट करूँगा। और अगर मेरी दी हुई चीज़ें अगर वो इदारों से, इंटेलिजेंस इदारों से, पार्टी के सर्कल से जो लॉयलिस्ट हैं अपने तौर पे करा लें, अगर चीज़ें हो जाए साबित जी, तो फिर आगे इमरान खान साहब फिर भी उनको माफ़ करने चाहें तो मुझे तो बुज़दार साहब से कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो भी रहतल, हम भी देहाती लोग हैं, वो भी देहाती लोग हैं, मैं भी इनोसेंटली नए नए अभी सीख रहे हैं और लोग जो उनके चक्कर में माल बना रहे हैं। मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि उनके जो मुबैना फ्रंटमैन हैं जिनके सारी चीज़ें कच्चे चट्टे मेरे पास मौजूद हैं, उसमें समीउल्लाह चौधरी साहब वज़ीर खुराक ऑलरेडी भी रिडोर पे हैं, उसके बाद ताहिर बशीर चीमा साहब जो जनूबी महाज और दफ्तर 5 क्लब में दिया, यानी इमरान खान साहब की नाराज़गी उनसे ऊपर, वीडियो ऑडियो सारी चीज़ें सामने, डॉक्यूमेंट्स, करप्शन, असद वो उसके दूसरे गैंग में है। अच्छा, उसके बाद हैं, उसके मैं गैंग के जो नाम है वो पढ़ देता हूँ सीधा सीधा, जो डॉक्टर वसीम लंगड़ियाल साहब हैं, जवेद इकबाल कैसरानी साहब हैं, वसीम चौधरी साहब जो हैं, वसीम चौधरी साहब जो हैं उस हवाले से, फिर उसके बाद जो प्लाट बने हैं लाहौर के पोश इलाकों में, फार्म हाउस हैं, किन किन रिश्तेदारों को, अजीज़ों गरब को अरबों उनका इजाफा हुआ अचानक से, फिर सऊद पंजाब में कौन कौन सी फड्डे की मामलात में ज़मीनें, प्लाट, किन उन फ्रंटमैनों के नाम, उनकी अहलिया के नाम, अहलियाओं के नाम, बच्चों के नाम, अभी की बात मैं कर रहा हूँ, ये दस्तावेजी सबूतों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने चैलेंज भी दिया है। फिर लाहौर के अंदर में भी बुज़दार साहब अभी सीख रहे हैं, उनको नहीं पता, और फिर गैंग ऑफ ये 5, और फिर वो लोग जिनके वालिद रक्षा चलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अरबोंपति कैसे बन गए, कितने मुल्कों के उनके पासपोर्ट हैं, सरकारी दफ्तर में किस तरह डीलिंग बिलिंग करते हैं, और स्पॉन्सर बड़े बड़े पंजाब की अहम शख्सियात को वो कैसे कर लेते हैं, उनके ऊपर फ्रॉडों की बहुत सारे खाते हैं। ओवरसीज पंजाब कमीशन जो है, ओवरसीज को किस तरह लूटा जा रहा है, किस तरह फड्डे की प्रॉपर्टी जो है वो मैं कहता हूँ सारी बता के एविडेंस जलाने तो नहीं है ना, क्योंकि इतना तो वो सीख चुके हैं कि एविडेंस, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि सारी चीज़ें अभी बता लूँ, क्योंकि हुआ क्या है कि बुज़दार साहब के बारे में उनकी खुशकिस्मती देखें, इमरान खान साहब के पास जो चीज़ पहुँचती थी उससे कई घंटे पहले बुज़दार साहब इतने माशाल्लाह सीख चुके हैं कि उनके पास वो चीज़ें पहुँचती थी, और इमरान खान साहब के जब पहुँचती भी कई घंटे बाद थी तो फिर पेश करने में भी बहुत ताख़ीर की जाती थी। बहुत सारी जगहों पर छलनी भी लगती थी। तो पहले यहाँ से गो एड मिलता था बहुत सारी चीज़ों में, कुछ चीज़ें उनके पास हैं, कुछ चीज़ें जब वो आएंगे सही है, तो या पहुँच चुकी होंगी या पहुँच जाएंगी। गैंग ऑफ 5 में देख लीजिए जो दूसरा है, डॉक्टर शुएब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM, वज़ीर आला के मामू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सरदार एजाज बुज़दार साहब जो हर दौरे में साथ होते हैं, आसिफ बिलाल लोधी साहब जो हाल ही में कमिश्नर लगे हैं असद खोकर साहब की ख्वाहिश पर, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड हैं। असद खोकर साहब सूबाई वज़ीर उनको बने हैं, उन्होंने ही गए थे बुज़दार साहब के कहने पे मुजतबा के पास कि ये जी कैटल कंपनी का जो श्याम रहमान साहब, उनका वाद कंपनी है जो मुनाफे में है, तो उनका मैं CM साहब को समझा लूँगा। CM साहब को उन्होंने क्या समझाना था, असद मरक ने उनको समझाया, वो यहाँ से भगवाया, वो अमेरिका में जा रहे हैं, 3 साल के लिए चले गए हैं, वो अपना बंदा लगवाया जो इम्प्लीमेंटेशन सेक्रेटरी था, वो जो लोधी साहब, उन्होंने आते ही पहला ऑर्डर किया कि कैटल कंपनी की जो मुनाफा बख्श थी, डॉक्टर शाम शरीफ आदमी थे, उनको तब्दील किया। आमर करीम इमरान खान साहब की बेखबरी देखे, शरीफ आदमी डोकर साहब जानते हैं, उनको सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन थे CM के, इमरान खान साहब ने उनको निकाल दिया, अब नापसंदीदा हैं, उनके अपनी हरकतों के वजह। सुन ले आखिरी बात, बुज़दार साहब इतने माशाल्लाह ताकतवर हो गए या इमरान खान साहब बेखबर हैं, जो मुझे समझ, उन्होंने कहा क्या क्या एडिशनल सेक्रेटरी को, उन्होंने कहा चीफ PSO मुझे चाहिए। एक हैदर अली तो PSO उनके गैंग ऑफ 5 में शामिल ही हैं, उन्होंने कहा अब मुझे उस आड़ में ले आया कि जी कोऑर्डिनेशन, और मैं चूंकि तजर्बा सीख रहा हूं, उस चक्कर में इमरान खान साहब के मुखालिफ वो चैनल में ले आए। मामला ये है कि ये जो सारी चीजें, और यहाँ DC का रेट भी निकला है, जिस तरह बुकिया को रेट निकलते हैं ना, DC कितने में लगता है, AC कितने में लगता है, और पुलिस कितने में लगते हैं, और पुलिस वाले एक मिनिस्टर को एक ऑफिसर की ट्रांसफर के लिए किसी दोस्त ने कहा कि जनाब इसको ट्रांसफर करवा के फलानी जगह पर पोस्टिंग करवानी है।
उस मिनिस्टर ने पता करवाया, उसने कहा ये तो बड़ा करप्ट ऑफिसर है यार, मैं इसको नहीं लगाऊंगा। अच्छा, उस मिनिस्टर ने उसको फ्लैटली इनकार कर दिया। उसके 2 दिन के बाद चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट से एक ऑर्डर इशू होता है कि जनाब इस बंदे को, जिसके बारे में मिनिस्टर कह रहा है इंतहाई करप्ट है, इसको साहिवाल में पोस्ट कर दिया जाए। अब आपने तैयार कर दी बात। एक मिनट खैर साहब, एक मिनट बात पूरी होगी। जी जी जरूर। वो अब साहिवाल में पोस्ट हो गया। 1 महीने के बाद उसके दोबारा ऑर्डर होते हैं कि इसको साहिवाल से मियाँ वाली में पोस्ट कर दिया जाए, जिस पर मिनिस्टर भी बड़ा हैरान हुआ और सेक्रेटरी भी उस डिपार्टमेंट का बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या चक्कर है, अभी साहिवाल में था, महीने के बाद मियाँ वाली में क्या हो रहा है। उन्होंने जब पता किया तो उस डिपार्टमेंट का पता चला कि उस डिपार्टमेंट का वहाँ पर 2.5 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका हेड उस बंदे को वहाँ पर मियाँ वाली में लगाया गया है। यानी कि वो बंदा जिसको सेक्रेटरी और मिनिस्टर समझते हैं कि इसकी इंतहाई गंदी रेपुटेशन है, ये इंतहाई करप्ट है, उन्होंने उसको पोस्ट करने से इनकार कर दिया। चीफ मिनिस्टर से पहला ऑर्डर आता है, ट्रांसफर पोस्टिंग पे बैन है कि उसको साहिवाल लगाया जाए। 1 महीने के बाद दूसरा ऑर्डर आता है ये भी तो बता मियां वाली में लगाया जाए। बैन लगाया क्यों गया है? ताकि मामू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और सीएम साहब वो हैं जो बंदा पैसे डांड डील करेगा। 2 लाख एसी का रेट, 5 लाख डीसी का रेट और 25 लाख, सॉरी इतना मैंने काम बता दिया, इतनी बेतुकी नहीं होनी चाहिए। सरदार एजाज जाफर साहब उनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मामू है। और इधर जनाब है, कल ये हो गया कि 4 वजीर जो हैं वो अब तब्दील होंगे। इमरान खान साहब को रिपोर्टें आते ही बन जाएंगी। इदारों के पास मवाद पहुंच चुका है और कल आने वाले दिनों में आप देखेंगे। अच्छा, वो बेनामी प्रॉपर्टी का भी कुछ, हाँ बेनामी बड़ी जी अहम आ गई। ये नाजरीन ये दिखा रहे नहीं सिर्फ ये बेनामी प्रॉपर्टी के हवाले से जो 3 पार्ट जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग का मेगा, अगर वो सिर्फ नाजरीन को दिखा दें, कमजोर दिल वाले जरा दिल पे हाथ रख ले, क्योंकि बारी बारी सारों की हमने दिखानी है। एक दायरे वाला सिर्फ दिखा दें जी। सिर्फ एक दायरे वाला, एक फैमिली के बारे में, गुलाम मुस्तफा वल्द सईद अहमद, चले अरबों रुपए के खाते हैं, ये दायरा लग गया। ठीक है, अब आपका सिर्फ इतना छोटा सा, आपने जो 4 प्राइजेस से निकाले हैं सिविल, जो सुजुकी व्हाइट कलर में ऐसे ना करें, जो चेयरमैन एफबीआर के हवाले से 10 सेकंड। कल सर उस्मान बुद्दास और वसीम अकरम प्लस साहब जो हैं वो कल पाकपतन जा रहे हैं, वो उम्रा करके आए हैं। तो अब वो चीफ मिनिस्ट्री को मजीद पक्का करने के लिए पाकपतन जा रहे हैं। वहाँ जाकर वो एक जलसा भी करेंगे, पाकपतन दरबार भी जाएंगे। तो ये दौरा उनका इंतहाई अहमियत का हामिल। मेरा ख्याल है वहीं जाकर कोई दुआ भी अल्लाह से करे, पक्का करने के लिए ले जा रहे हैं, तो मैं कहते कोई आखिरी दौरा ही उनका साबित ना हो जाए। पाकपतन का आखिरी दौरा मैं कह रहा हूँ, बाकी तो और दौरे शायद करते। कल जनाब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की कल तकरीर है जनरल असेंबली में, की सबकी नज़रें इस पर लगी हैं। और ये वो दिन है जो जब से वो गए हैं, जो माहौल बना रहे हैं हर जगह पर, हर एक को बता रहे हैं पूरा कश्मीर की सूरत हाल, अब उस पर वाज़ेह तौर पर उन्हें बात करनी है। तो कल का दिन बहुत अहम है और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा परेशानी इस वक्त कहाँ होगी, यकीनन भारत में होगी। किस तरह से मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आवाज़ उठाई जा रही है पूरी दुनिया के सामने। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।